24th पे में प्रीलिम्स आने वाला है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स काफ़ी स्ट्रेस में होंगे, टेंशन में होंगे। मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के लिए तो कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है तो प्रीलिम्स आप क्रैक कर लोगे आराम से। क्वेश्चंस आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, पिक ही तो करना है। ओके, तो इस बात पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ मैं कि अगर सिर्फ माइंडसेट से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते तो मुझे लगता है कि हर साल प्रीलिम्स में से कोई बच्चे क्लियर कर दे जिनका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। बट एक्चुअली एज वी सी the paper pattern is continuously changing, right? But the syllabus is that old. UPSC has never, in the last 7 to 8 years, has never changed its syllabus. But the pattern is changing. So actually, I think you need to more focus on the concept. So if you have the conceptual clarity, then you can better understand the question and figure out either it's an eliminating way, either the 50-50 way. Then you can figure out and choose correctly what is the correct option. Clarity हो रहा है, right? लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप ट्राई कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी किसी एक स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ बहुत ही इजी क्वेश्चन कि एथनोसेंट्रिज्म जो है ये सोसाइटी के एंड का क्वेश्चन है, राइट? वो एक बिलीफ है जिसमें आप अपने आप को सुपीरियर मानते हो और 3-4 और पॉइंट और सारे ही सिमिलर थे, सारे ही सिमिलर लग रहे हैं ना। एथनोसेंट्रिज्म आज के टाइम में इज द मेन रीजन, कोर रीजन टू हैव वॉर्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट? लेकिन जो उन्होंने पोजीशंस दिए हुए थे, जो अदर ऑप्शन दिए हुए थे, वो भी उतना ही सिमिलर था कि इट इज अबाउट के हर एक कल्चर को, हर एक सोसाइटी को अपना अपना पॉइंट रखने की जरूरत है। लेकिन आंसर तो उसमें एक ही करेक्ट था, दैट इट इज अ बिलीफ ऑफ सुपीरियरिटी। ये टू अभी 2026 में कोई स्टेट का एग्जाम प्रीलिम्स में आ रहा है जहाँ पे आपको सोसाइटी का, एस्ट्रोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाए। अब इसमें आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने के बाद भी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं है तो आप करेक्ट कैसे चूज करोगे? So I just say one thing about that. If you do not know even the concept of that, या फिर अगर हमने 2025 का UPSC प्रीलिम्स देखे, so that there was a question about the isotherm, right? And then it's a question about this Arghatta, that history. So if you do not know about that concept of the isotherm in that January, it is going up, down. I don't think even if you have a strong mindset, you can solve this question. आप क्या कहते हो इससे? मैडम मैं आप दोनों की बात से एकदम अग्री करूंगा कि माइंडसेट का भी अपना ही इंपॉर्टेंट रोल है और साथ में कॉन्सेप्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बात यही है कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि ज़्यादा एम्फेसिस किस पर देना है, इम्पॉर्टेंट ये है कि दोनों को चैनलाइज कैसे करें। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अभी प्रीलिम्स अप्रोच हो रहा है और एकदम जस्ट कुछ ही टाइम बचा हुआ है, तो इस चीज़ को देखें कैसे। देखिए मेरा मानना ये है कि आप किसी भी कीमत पर सभी सब्जेक्ट में इक्वली अच्छे नहीं हो सकते। आपको पॉलिटी अगर अच्छा लग रहा है तो हो सकता है आपको इकोनॉमिक्स नहीं अच्छा लगे उतना, या हो सकता है आपको साइंस पढ़ने का उतना मन ना करे। अभी अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल चैनलाइज कर लीजिए। अभी ये ठान लीजिए कि आपको कहाँ रुकना है, वेयर टू लिमिट योरसेल्फ। अपने आप को लिमिट करते हुए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो हो गया है हो गया है। यूपीएससी में कई चीजें ऐसी होंगी डेफिनेटली जो आपने कभी नहीं पढ़ी होंगी और उनको एग्जैक्टली हमें पूरे 200 नंबर नहीं चाहिए। तो इसीलिए अभी आप एक काम कीजिए, जितना हुआ है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद में स्टूडेंट्स जो है वो हमसे कांटेक्ट करके बोलते हैं कि सर आता था हमें वो चीज, लेकिन फिर भी हमारे नोट्स में भी आपने लिखवाया था और लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी हमने वो सही नहीं कर पाए। द रीजन बीइंग रिवीजन। प्लीज डू कैरी आउट योर रिवीजन। 3, 4, 5, 7 बार 10 बार पढ़िए उसको बढ़िया से। और एक काम कीजिए, अगर नहीं बहुत अच्छे से बायोलॉजी हो पाया है, साइंस, तो कोई बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई आपका जो है ये पर्टिकुलर सेक्शन नहीं हुआ है। और अब देखिए सिंपल सी बात है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, चैनलाइज करना है, रिपीटेड रिवीजंस करने हैं और आइए मैदान में उतरिए और आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 2017-18 के बाद यूपीएससी का एक पैटर्न है कि इसका कोई पैटर्न ही नहीं है, राइट? तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैम ने कहा कि आईक्यू लेवल, जो आपका जो माइंडसेट है वो सही होना चाहिए। और ज्योति मैम ने कहा कि भाई देखो आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा होना चाहिए। आपने कहा कि दोनों अच्छा होना चाहिए। मैं थोड़ा एक और जोड़ूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे होने चाहिए, आपके आईक्यू लेवल भी अच्छी होनी चाहिए कि ताकि आप सटीक मारे और एरर कम करें। तीसरा, कुछ फैक्ट्स भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में एक कॉम्बिनेशन होता है फैक्ट्स का, कॉन्सेप्ट्स का और आपका आईक्यू का, एप्लीकेशंस का।
ये तीनों का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक आप एरर कम नहीं कर पाएंगे। और क्या होता है कि ह्यूमन एरर बहुत बहुत स्वाभाविक है, ह्यूमन एरर होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो आराम से पास कर सकते हैं, बट क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन इतना ज्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं, 100 कर देते हैं, 90 कर देते हैं, क्या उनको लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ये जो एजम्पशन है, उस एजम्पशन को रिड्यूस करना चाहिए। रैशनलाइजेशन जितना कर सके उतना अच्छा है, और जितना चाहे एरर कम करे उतना एरर कम करिए। और प्रीलिम्स बस गेटवे है टू एंटर इनटू मेंस। प्रीलिम्स बस एक आपको गेट खोल देता है कि आइए जी, और अपना धुरंधरता जो है वो दिखाइए। मैं इस चीज पे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि गेटवे ही है। आपका सिलेक्शन तो मेंस पे ही होगा ना। आपने मेंस क्या किया है, आपने ऐसे क्या किया है, जीएस1 ने क्या किया है। जैसे जीएस1 में मैक्सिमम वेटेज क्या रही है पिछले साल, राइट। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जीएस1 में सोशल के बाद से आए हैं, फिर ज्योग्राफी, एंड देन यू हैव गॉट फ्रॉम ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री एंड सोशल। अब इसमें भी आपको थीम समझ में आना चाहिए, आपको पैटर्न पता होना चाहिए, एंड देन योर एसे, एंड देन योर एथिक्स, जीएस1 एंड जीएस2। और ऑप्शनल अगर बच्चों ने सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी लिया है तो हाईली ओवरलैपिंग है, और फिर आपका सिलेक्शन होना तो मुझे लगता है कि आपने अपने चांसेस बढ़ा दिए। इस साल का रिजल्ट भी यही आया है, मैक्सिमम बच्चे सोशियोलॉजी से हैं और एंथ्रोपोलॉजी से हैं। तो आई थिंक ये ऑप्शन चूज कर लेंगे बच्चे तो उनका सिलेक्शन होना बहुत ईजी है। Or ma'am, why not? Obviously, sociology and anthropology is one of that subject we can see this year result. कि आपके top 15 में there are so many students from the sociology and anthropology. I could prefer why not the study subjects such as your zoology or maybe the botany. Why not about that? Yes, this year maybe we didn't get that rank holder, but if you see 22, 23 exams, even in top 15, there were 3 to 4 students from that zoology or botany, such kind of study subject. The best thing about if you talk about the overlapping, so if you talk about the geology has particularly unit of ecology that is overriding. Yeah, so that is an ecology unit. If you talk about that, that is common in the GATE paper 1. Then if you have the good background with the uses of the technology and such portions, then it will be also useful in the science set. And science set में तो economic का बड़ा important role is, but ma'am, in the mains, every single question is important. Leaving a single question in a suicidal attempt, as we know that, right? And then we talk about that, जैसे कि अगर हमने 45, 44, 44, 43 का प्लेन देखें, so in that core zoology, there's at least 3 to 4 questions. So I would say, why not to choose that subject? ये चलो मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ, और एग्री तो मैं करती हूँ। एक बात बोलना चाहूंगी, जूलॉजी है, हाँ इस बार का जो रैंक वर्ड है उसका आई थिंक मेडिसिन मेडिकल साइंस है, तो आई एग्री। बट स्टैटिक में मुझे लगता है कि जो प्रतीक सर का भी एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक, वो भी टॉप पोजीशन में आया है। अच्छा मैम, और दोबारा से कॉन्वर्सेशन को इस एग्जाम पे लाते हुए एक बार मैं बस एक बात ऐड करना चाहूँगा जो हमें विजेंद्र सर ने बताया था कि आप एक बात कही थी सर ने, आपको याद हो तो, कि आपको मिनिमाइज करनी है अपनी एरर्स। एंड देखिए, एक मेरा सजेशन है, माय वेरी ऑनेस्ट सजेशन, जैसा कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैंने यही सीखा है कि आपको टेस्ट सीरीज पर बहुत ध्यान देना है। कंप्लीट फोकस आपको टेस्ट सीरीज पर करना है। टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन, और एक ही नोट्स को बार बार पढ़े, 10 बार 12 बार कम से कम जरूर पढ़े। स्टैटिक पार्ट पे ध्यान रखें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को क्लियर करें, और अपना आईक्यू एरर जो है वो तभी कम होगा जब आप अपना आईक्यू अप्लाई करेंगे। सब कुछ पता रहते हुए भी हम मिस कर जाते हैं। एग्जामिनेशन के हॉल के बाद बाहर फिर हमें पता चलता है सद्बुद्धि आती है, वो सद्बुद्धि हमें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही अप्लाई करनी है। It's purely a game of the examination hall, or purely when you apply your IQ. And as you said, sir, कि कोई students जो होते हैं, some students obtain like 90 questions, 95, even 80. So that kind of strategy we need to make during our practices through the mock test. That I completely think of. Exactly. That some students have that कि उनका negative marking ज़्यादा होती है. Some students have that kind of concept or maybe the practice कि अगर वो 80 around भी कर दे रहे हैं, then it's a very high chances कि वो अच्छे marks से even not only IELTS but IELTS की marks भी वो clear करते हैं. I think that particular mindset or strategy you can do during your mock test. मैं ज्योति मैम की बात से एग्री तो करती हूँ, आप सबकी बात से एग्री तो कर रही हूँ कि बच्चों को रिवीजन भी करना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए, माइंडसेट भी चाहिए, लेकिन कॉम्पिटिशन भी तो बहुत टफ है। बच्चे अपने पास से डिविएट हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो मैडम, मुझे लगता है
मुझे ऐसा लगता है कि हमको उनका कोई होना चाहिए जो उनका हाथ पकड़े रहे कि बेटा प्रीलिम्स एंड मेंस एक साथ करो। कुछ ऐसा आजकल आई वुड से कि कंपटीशन इतना डिफिकल्ट है कि हम सिर्फ किसी एक भी एस्पेक्ट पे रह नहीं सकते। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? मैडम एक्चुअली मेन रीजन तो रिजल्ट क्लियर ना होने का डिस्पाइट ऑफ हैविंग एकदम बढ़िया वाली तैयारी, हताश होना। अभी का टाइम ऐसा है। हाँ, और मेंटोरशिप का जो मैडम ने वर्ड बोला, तो मेंटोर इज नॉट अ टीचर। जब देखिए, अगर मैं आई एम अ टीचर, आई एम अ फैकल्टी, बट व्हेन आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ मेंटोरशिप, मेंटोर का मैं जब रोल प्ले करूंगा तो वहां पर आई विल नॉट बी योर टीचर, आई विल बी योर फ्रेंड। जो कहते हैं ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल क्या है? फैसिलिटेटर, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड। तो जो हाँ, एक बात बोलते हैं ना, नॉट स्पून फीडिंग बट हैंड होल्डिंग। मतलब मैं एक बात अमित बोलूंगी कि जैसे आपने बात बोला ना, मैं बिल्कुल इस पे 200% एग्री करती हूँ। क्योंकि जब मैं सुबह उठ के 3-4 प्लूटस IAS का आई थिंक एक प्लूटस IAS ही है जो बच्चों को 350 उठा रहा है और क्लास ले रहा है। हमारे टीचर्स हैं वहाँ पे अवेलेबल। हम लोग यहाँ पे बच्चों को, मैं यहाँ पे उनको जब क्लास देती हूँ, मैं उनको सिर्फ और सिर्फ उनका रूटीन पूछती हूँ कि आज क्या करोगे, उनको मोटिवेट करती हूँ। So that's what I think we all must agree, that the role of a teacher is different and the role of a mentor is different. It is not कि हमने बच्चों को दे दिया कि आओ टेस्ट कर लो, आओ आंसर राइटिंग कर लो, हमको उनका हैंड होल्डिंग करना होगा। विजेंद्र सर, आप क्या कहते हैं? नहीं, मेंटर का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक फैसिलिटेटर, एक कैटलिस्ट का रोल होता है कि चेन ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है और वो वहीं बढ़ाता है। तो जब एक पर्टिकुलर गाइडेंस होती है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस होते हैं, तो इंसान अच्छा परफॉर्म करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। हम लोगों ने भी जब तैयारी करी थी तो उस समय मेंटर नहीं हुआ करते थे और हमें लगता था कि कोई मिले जो, हम मेहनत बहुत करते थे, बहुत पढ़ते थे, बट एक कमी खलती थी कि कोई थोड़ा बैलेंस करने वाला, कोई थोड़ा बताने वाला होता। तो ये कमी मेंटरशिप से ही पूरी होती है और उसमें लोग बेहतर कर पाते हैं। और सर देखिए, हमारे यहाँ 700-800 बच्चे तो है नहीं। वो जीवन की अचीवमेंट उसी दिन मिल जाती है जिस दिन क्लास खत्म होने के बाद बच्चे हमारे पास पर्सनली अपने पर्सनल व्यूज को लेकर के आते हैं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस दिन होती है जब बच्चे आकर के ये बोलते हैं कि सर यहाँ हमें ये पर्सनल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, इन चीजों को लेकर हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, हम टाइम कैसे मैनेज करें, हम सुबह उठ रहे हैं और हम जो है थक जा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो और हम डेफिनेटली approaches for that individual student, how we are dealing with that individual student and their problems, their strong point, their strength, every single point which is actually required to focus to clear the prelims means, and also for that personality development. बच्चों को क्लास में कई बारी हम लोग पर्सनालिटी के लिए करेक्ट करते हैं। मैंने कई बारी जीता सर की क्लास में देखा है कि ही से कि भाई आपका यहाँ पे ये इशू चल रहा है। See, preparation is not particular for claims and particular for men's. It is a holistic and integrated, preparation that is required. And with mentor, one can get it. देखो, UPSC का जो सिलेबस है थोड़ा वास्ट है, no doubt about it. तो इसमें कोई भी टीचर आपको 100% करा देगा, कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। टीचर आपको, या जो टीचर बेटर हो कि मेंटर, टीचर भी एक मेंटर की तरह काम करे, गाइड की तरह काम करे, फिलोसफर जैसा अमित सर ने कहा कि फिलोसफर की तरह काम करे, और स्टूडेंट उसको माने और उस पर डिसिप्लिन तरीके से काम करे। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लाइफ में। तो और फिर कॉन्फिडेंस रखे कि भाई, तो फिर जरूर उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि उनकी सक्सेस झक मार के आती है। सर आप मुझसे ज्यादा जानते हैं यूपीएससी ने 21 साल क्यों रखा है। 21 साल रखने का सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए 21 इयर्स इतनी बड़ी पोजीशन के लिए बहुत कम एज है, बट रीजन यही है सरकार का रखने का कि वो एक ऐसी कच्ची उम्र होती है जिस समय उनको मोल्ड किया जा सकता है। एक सर्टेन एज पहुंचने के बाद में आप उनको मोल्ड करके देखिएगा, वो नहीं हो पाएंगे। और हम यहाँ पर यूपीएससी ने पेपर 4 भी जो है रखा हुआ है, वो इसीलिए कि वो दे वांट दैट टाइप ऑफ पर्सनालिटी, and we here what we are doing, we are trying to inculcate that type of personality in you so as to mold you, shape you. Sir, I'll add one more point. See, 21, as you asked, 21 is above the manner. They are not mannered and they are not matured.
Yeah, हाँ, right? exactly. But at the same time, they are very physically fit also. They can, they can walk hours and hours, right? वो 12 घंटे पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि 8 घंटे, वो पढ़ सकते हैं, दिमाग में चलता रहता है। पढ़ना का मतलब ये नहीं कि आप टेबल पे बैठे हैं और पढ़ रहे हैं। पढ़ने के यह मतलब है कि आप पढ़ के उठे और दिमाग में आपके दिमाग में चल रहा है और आप उस पर सोच रहे हैं, आप थिंकिंग में हैं, कंटिन्यूस थिंकिंग में, वो भी एक पढ़ने का पार्ट है। तो मुझे लगता है कि आज का डिस्कशन काफ़ी अच्छा ही रहा है। हो सकता है कि हमारे इस कॉन्वर्जेशन से बच्चों को कुछ समझ में आए और वो अपना प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी एक साथ करें। और आई रियली विश के जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमको सुन रहे हैं, वो इस एग्ज़ाम्स के लिए ऑनेस्टी के साथ प्रिपेयर करें, क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द पैशन। और अगर आप पैशनेट हो तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि सक्सेस तो मिलेगी ही जब पराखे मिलेगी। Yeah, so in that last moment of time, we say कि do more revision, do more practice, do more mock test. अभी time है, like more than 1 month, right? So we do have the time. Figure out what's your weak point, figure out what's your strength, work on that specifically, and obviously a very, very, very good luck and all the best from the team of Group Science. Yeah, from me, one side, be focused. That's all. Yeah, that's एंड प्लीज बी कंसिस्टेंट। ये जर्नी ना एक ग्राफ की तरह है, नीचे भी जाओगे और डेफिनेटली जाओगे, बट द थिंग इज कि अगले दिन ही फायर बैक करना है एंड बी रेडी फॉर द वॉर जो अभी एग्जाम में है। एंड और नर्वस नहीं होना है ना, हताश नहीं होना। आओ हमारे पास, है ना, मीट अस। कभी कोई अगर ऐसे कंफ्यूजन या दिक्कत आ रही है तो प्लीज मीट अस।